नमस्कार सभी साथियों का, सभी मित्रों का। राम क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी को ये सब पता है कि हमारे राम क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है, और साथ के साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हमने सभी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जिनकी क्लास के साथ प्रैक्टिस सेट फ्री लगा रखा है, और फ्री प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी से इतना निवेदन है कि क्लास को पूरा पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको वाकई मज़ेदार कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा, और जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बिल्कुल ही बढ़िया अच्छी चीज़ प्राप्त हुई है। तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने इससे पहले, इस प्रैक्टिस सेट से पहले आपको लगातार वो एकल शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, इन सभी शब्दों का प्रैक्टिस सेट लिया था। तो आज उसी प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए अब हमने सोचा है कि सबसे पहले वर्णमाला, जिसके अंतर्गत स्वर व व्यंजन आते हैं, और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो उसी वर्णमाला के जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस विशेष इम्पोर्टेंट है, जो आज तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं, जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं हुई हैं, तो उन सभी में उन प्रश्नों को हमने एक साथ इकट्ठा किया है और उन सभी को आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अब सबसे पहले निवेदन ये करना चाहूँगा क्लास शुरुआत करने से पहले कि भाई वीडियो को पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब पहला जो प्रश्न है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और इससे सभी अब क्या है, अवगत हैं। तो आप इस प्रश्न को ये देखिए, इसका महत्व कितना बड़ा है कि ये जेलर 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राज पटवारी भर्ती की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, PSI सी भर्ती में भी आया, हरियाणा पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है। तो इस प्रकार इसका विशेष महत्व है। तो मूर्धन्य जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ वो होती हैं क्या, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं जैसे ट वर्ग के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियाँ आ रही हैं वो ट वर्ग के सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, और इन्हें मूर्धा भी कहते हैं। जैसे टे, ठे, डे, ढे, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन ये है कि आप जब कभी भी इस प्रैक्टिस सेट को लें तो इसका आंसर इसके साथ ही दिया गया है, तो आप उस आंसर पर फोकस ना करें, क्योंकि आंसर को जब देखें, जब एक बार अपना खुद का आंसर दिमाग से निकाल लेते हैं, उसके बाद सही आंसर पर जाएं कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आज से ये 2016 में 2 बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला जिसके अंतर्गत 11 है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला जिसके अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 होती है, वो 11 स्वर कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ये कभी भी स्वर्ग की गिनती में नहीं रखे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत संयुक्त स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जिसके अंतर्गत जेलर 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हिंदी वर्णमाला जिसके अंतर्गत 4 संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन से हैं, वो हैं ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं। और इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ए प्लस आ या फिर ई प्लस ई बराबर ए होता है। इस प्रकार से ही इन सभी का उच्चारण होता है।
इस कारण से इनको संयुक्त स्वर में रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला मुख्य स्वर मूल स्वर कितने होते हैं, तो सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि जो मूल स्वर होते हैं, आप इनको ये ना समझें कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपने सोचा और डायरेक्ट आंसर लगा दिया 13। ये नहीं है, क्योंकि मूल स्वर ही जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, लघु स्वर भी कहते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन सी है? ए ई उ ऋषि, ए ई उ ऋषि। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने होते हैं? 4। और ये भी जो प्रश्न है जिला 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इनमें नासिक की व्यंजन कौन सा है, कि नासिक की जो व्यंजन है कौन सा है, नासिक की व्यंजन कौन सा होता है। नासिक की व्यंजन आप जानते हैं कि नासिक की व्यंजन किसे कहा जाता है, कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण, कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है, उनका उच्चारण हवा का, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, अर्थात उच्चारण में हवा मुख्य वेग नासिका से निकलता है। मुख का जो हवा के मुख का वेग है नासिका से निकलता है, तो उसे कहते हैं नासिक की व्यंजन। और नासिक की व्यंजन 5 हैं, जिन्हें पंचम अक्षर भी कहा जाता है। वो हैं अने, अने, ने, में। इनको नासिक की व्यंजन कहते हैं। और नासिक की व्यंजन के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे कौन सा दे रखा है, अने, अने, ने, में, तो यहाँ पर इसका सही आंसर में होगा। और ये जेला 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन की सबसे पहले यहाँ पर हम उत्क्षिप्त व्यंजन जिसकी परिभाषा क्या है, उत्क्षिप्त का अर्थ ही होता है फेंका हुआ, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है, कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण जीवा ऐसा महसूस करती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि फेंक रही है। और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, वो डे और ढे। टे वर्ग की जो लाइन होती है उसके अंतर्गत आते हैं डे और ढे, उनके नीचे हल्की सी बिंदी सी लगी होती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पर है ई। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? ई। ये जो प्रश्न है थोड़ा ध्यान रखने योग्य वाक्य, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया उन दोनों में से किसको किया जाए, तो उसका सही आंसर ई होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कि हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए तो 25 होते हैं। वो कै वर्ग से मैं तक होते हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा जेला 2016 की परीक्षा में पूछा गया। जेला 2016 की परीक्षा में विशेष प्रश्न पूछे गए हुए हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये जो प्रश्न है एकदम मजेदार प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्न पूछा गया है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हिंदी वर्णमाला है तो उसमें 11वें नंबर पर जो व्यंजन आता है वो कौन सा है, 11वां व्यंजन कौन सा है। ये नहीं पूछा उसने कि स्वर कौन सा है, स्वर तो हर कोई बता सकता है 11वां स्वर कौन सा है, लेकिन 11वां व्यंजन कौन सा है ये पूछा है। तो आप 11वां व्यंजन अंदाज लगा सकते हैं। कै वर्ग से अने तक 5 हुआ, 6 वर्ग से अने तक 10 हुआ, और फिर 11 नंबर पे कौन सा आया, टे वर्ग आता है। तो इस प्रकार से आप इसको टे वर्ग करें। आप ये ना करें, ज़्यादातर मैंने परीक्षाओं में देखा हुआ है कि जो स्टूडेंट जो छात्र होते हैं, वो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, उसने डायरेक्ट आंसर देखा कि हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, उसने ये नहीं पढ़ा कि 11वां व्यंजन कौन सा है, उसने समझा 11वां स्वर कौन सा है, तो स्वर को लास्ट में टिक कर दिया औ 11वें नंबर का, और उसमें ऑप्शन में औ दे रखा है और उसको टिक करके आ गए। अरे उसको ये नहीं पता कि इसमें ये नहीं पूछा कि स्वर कौन सा है, उसने पूछा 11वां व्यंजन। हर कोई आदमी चकरा जाता है। इसलिए जब भी आप कभी भी परीक्षा में प्रश्नों को हल करें तो बड़े धैर्य के साथ करें, प्रश्न को अच्छे प्रकार से पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर दें। इसलिए अगर यहाँ पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, तो वो है टे वर्ग। अब हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट है, वो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है क्या, अगला जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो है, अब
अगला हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दूसरा, वो पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताए जा रहे हैं कि निम्न में से निम्न में से कौन सा, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ है। तो आपको मैंने बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ये बता चुका हूँ कि जो उच्चारण अवधि है उसके आधार पर स्वरों के प्रकार, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर को ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहते हैं। इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और इसको ही हम लघु स्वर भी कह देते हैं। अगर अब प्रश्न पूछा जाए कि दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। दीर्घ स्वर आपको मैंने बताए हुए थे 7 है, ए ई उ, ए आई ओ औ। तो यहाँ पर उनमें से सबसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ जो स्वर है वो उसके अंतर्गत गेकिंग एम, ए ई उ। तो इनमें से ए नहीं है, ई भी नहीं है, उ भी नहीं है और ऋषि भी नहीं है, क्योंकि ये लघु स्वर है और आ क्या है, एक दीर्घ स्वर है। और ये भी एक जो प्रश्न है जेल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब आपको सभी से निवेदन है कि प्रश्न पढ़ के मज़ा आ रहा है और लगता है आपको हम वाकई मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हमने मेहनत की है बनाने में, तो आप कृपया चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना ज़रूर निवेदन करेंगे हम आपसे। तो निम्न में से कौन से परस्पर सवर्ण सजातीय हैं, परस्पर सवर्ण सजातीय हैं, ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं। ये भी प्रश्न 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। तो मैंने आपको सजातीय और विजातीय स्वर भी बताए थे। सजातीय स्वर के अंतर्गत आ ई उ आते हैं, इधर ए आई ओ औ विजातीय स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है उ उ। इसका सही आंसर क्या होगा, उ उ। ये भी उ उ जो जिला 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। अब हमारा अभी तक हमने प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ के हल कर रहे हैं। इस कारण से थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लग रहा है, इसलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को थोड़ा फास्ट लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। और आपको ये पता है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा जो वर्ण है तालव्य है, और तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो तालव्य वर्ण होता है उसके अंतर्गत च वर्ग आता है। तो तालव्य वर्ण का कौन सा यहाँ पर होगा, यहाँ पर जय, ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ये भी एक 2016 की परीक्षा में पूछा गया। तो उच्चारण दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है, और तालव्य यहाँ पर क्या है, जय। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब ये जो प्रश्न है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न नहीं, इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि ऋषि का उच्चारण स्थान मुर्दा है, कि ऋषि का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ये एक तो ये पूछा, ये सही है या गलत। ये और अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों के व्यंजन में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। तो सबसे पहले ऋषि का उच्चारण स्थान मुर्दा है, ये बिल्कुल राइट है। ये और वे अर्ध स्वर ही होते हैं, ये भी सही। और स्वरों का जो उच्चारण होता है तो वो किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये भी बात सही है। और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है, तो यहाँ पर यही गलत है, इसलिए आंसर होगा इसका सही डी। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है, मात्राओं को स्वर से कोई संबंध नहीं है। पहला नंबर का ये पूछा। उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्ठ माने गए हैं, समस्त स्वर महाप्राण है, विसर्ग की गणना नासिका वर्णों में की जाती है। तो सबसे पहले जो इसका आंसर पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखो मात्राओं के स्वर से कोई संबंध नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्ठ मान गए, नहीं, ये भी गलत। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, नहीं, ये गलत। विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात क्या है
कि हाँ, इसका आंसर हो गया मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। 15वें नंबर का प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तालव्य व्यंजन आपको मैंने पहले बता दिया था, जितना भी चैवर होता है वो तालव्य व्यंजन होता है। देवनागरी लिपि में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 11 होती है। आपको यदि यह पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 है। अगर चाहे देवनागरी लिपि के माध्यम से पूछे तो भी स्वरों की संख्या हमें 11 ही करनी है। तो भी हमें स्वरों की संख्या कितनी करनी है, तो भी हमें स्वरों की संख्या 11 ही करनी है। तो भी हमें स्वरों की संख्या कितनी करनी है, 11 ही करनी है। अब है हमारा अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न ये है कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस जो ध्वनियाँ होती हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती है। स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक की ध्वनियाँ कहलाती है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पर 3 जो शब्द है वो ओष्ठ हैं, एक ओष्ठ नहीं है, तो वो है बै। उसके बाद अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, वो है च ज अने। ज्ञ किस योग से बनता है। तो जो ज्ञ शब्द है ये एक संयुक्त व्यंजन है, ये ज प्लस न प्लस ए के योग से बनता है। तो इसका आंसर होगा ज प्लस न प्लस ए। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है, वो है बी। य और रे संघोष व्यंजन होते हैं। य और वे कैसे व्यंजन होते हैं, संघोष। और सघोष और अघोष व्यंजन की परिभाषा क्या है। घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है गुणगार कंपन, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन होता है उन्हें अघोष, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण कंपन नहीं होता है अघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष के अंतर्गत तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, जबकि अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा आता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसका अघोष है ये रे लेवे, इसमें ये रे लेवे है सभी स्वरों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, वो है ये रे ले वे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रे ले वे देखा जाएगा, तो रे ले वे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रे ले, क्योंकि ये रे ले वे से। तो सबसे पहले अपन को ये नहीं देखना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इधर रे ले वे से, तो बे और से का कोई मेल ही नहीं है, ये रे ले वे से होते हैं। तो यहाँ ये यज्ञ नहीं दिया, तो इसका आंसर होगा रे और ले। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श जो व्यंजन है वो नहीं है, वो है से और है। स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं। आपको पहले ही बता चुका था मैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, तो यहाँ पर से और है कोई स्पर्श व्यंजन नहीं है। और प्रश्न अगला ये है कि पी और फे का उच्चारण स्थान क्या है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पी और फे का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो साथियों मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं, क्योंकि 25 प्रश्न बहुत होते हैं। 25 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस सेट को ले, मज़ेदार प्रैक्टिस सेट है जिसको पढ़ने के बाद वाकई आपको मज़ा आएगा। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो हम राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, इसलिए उसको लिंक से ज्वाइन हो जाएं। और सभी साथी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमें कमेंट में बताएं कि वाकई क्लास हमारी पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा। भोलू राम सर के द्वारा जो क्लास पढ़ाई गई है उसका कंटेक्ट कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।